हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट्स को। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या डी ट्रिपल एसवी या इसके अलावा ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, तो आप हमारी इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया में पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है आरबीआई, नीति आयोग, आईसीएआर ये दे रखा है और एनएसएसओ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एनएसएसओ। ये क्या है? ये तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑफिस, मैं ऑफिस भी इसको बोल सकती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखो अगर मैं एनएसएसओ की बात करूँ ना, तो सबसे पहले तो हमें इसका फुल फॉर्म याद रखना है जो कि हमारे ऑप्शन में दे रखा है। और कई बार ना ऑर्गेनाइजेशन की जगह यहाँ पे ऑफिस भी लिखा होता है, तो आप वो दोनों याद रख सकते हैं। क्योंकि पहले इसका नाम ऑर्गेनाइजेशन था, बट इसका बाद में नाम चेंज करके ना ऑर्गेनाइजेशन की जगह ऑफिस डाल दिया गया था। बट हालांकि अभी बहुत सारी बुक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे वहाँ पे आपको ना ऑर्गेनाइजेशन वर्ड ही दिखेगा, तो दोनों ही करेक्ट माना जाएगा। आप दोनों याद करके चलेंगे। अब देखो जो एनएसएसओ है ना, ये जो है ना हमारा, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1950 में। ये सारे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो जो एनएसएसओ है ना, बेसिकली काम क्या करता है। तो जो एनएसएसओ है ना वो हमारा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के रूप में काम करता है। अब सोशियो इकोनॉमिक में क्या क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि हमारा आ जाएगा इनकम हो गया, हमारा हेल्थ हो गया, हमारा एम्प्लॉयमेंट हो गया, हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब इन सब चीज़ों पे वो सर्वे करता है। कौन? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज अ दिल्ली सुल्तान हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पेबोस इन द कोर्ट, हु वॉज ही। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि ये दिल्ली का सुल्तान था और इसने एक प्रथा स्टार्ट की थी। वो कौन सी थी? सिजदा एंड पेबोस। तो ये जो दिल्ली सुल्तान था ना, दिल्ली का जो सुल्तान था, ये कौन था? तो देखो ऑप्शन में हमें दिख रहा है, तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ना ये जो दो वर्ड आया है, जो दो टर्म आया ना, ये सिजदा एंड पेबोस। देखो मैं आपको हर क्वेश्चन में जितना भी हो सके मैं आपको थोड़ा थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से आप उस चीज़ों को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप उसको याद कर पाओ। ठीक है, अब देखो सिजदा क्या होता है। हालांकि अगर आप में से कोई मोमडन है तो उसको पता ही होगा। देखो सिजदा का मतलब होता है अल्लाह को सिर झुका के याद करना। गाना भी तो है ना इस पे, सिजदा करूँ मैं तेरा सिजदा, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो सिजदा का मतलब तो ये होता है। और पेबोस, पेबोस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है राजा के पैर को छूना या उसको चूमना। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड का मतलब याद रखेंगे आप। और आंसर तो मैंने बता दिया था आपको, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। देखो फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 में हुआ था। क्योंकि रिपब्लिक डे हम हमेशा 26 जनवरी को ही मनाते हैं ना, तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 में हुआ था हमारा ये फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशनल हाईवे अमंग द फॉलोइंग कनेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को। तो देखो ऑप्शन में कितने सारे हमारे दे रखे हैं, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NH44। NH44 क्या है? ये नेशनल हाईवे 44। तो ये देखो ये जो नेशनल हाईवे 44 है ना, ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, याद रखेंगे। कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है आपसे एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हमारा हो जाएगा ये NH44। और बेसिकली ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे ना इसे, ये कुछ इंडिया का मैप इस तरह यहाँ से स्टार्ट होते ही सीधा नीचे कन्याकुमारी तक जाता है। यानी कि सबसे बड़ा हमारा नेशनल हाईवे हो जाएगा। अच्छा,
इस नेशनल हाईवे 44 से ये भी याद रखेंगे कि पहले जो इसका नाम था ना वो था NH44, NH7, नेशनल हाईवे 7 इसका पुराना नाम है, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज कंस्टिट्यूट टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेक्रे। अब देखो, जो जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था। तो इस कमीशन का क्या नाम था? तो ये कमीशन था हमारा हंटर कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हो रही है, कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाला दिन था ना ये, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभा आई थी, और मतलब बैसाखी वाले दिन ही ये सभा आई थी, और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे किसी चीज़ को लेकर। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो वहाँ पे जनरल डायर है उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे कि बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। और रिपोर्ट एक आई थी कि इसमें 700 से 800 या 1000 तक लोग मारे गए, बट ऐसा नहीं था। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसका कि पूरा डिटेल अभी तक नहीं दिया गया। इसमें लगभग मान के चलो आप 5 से 6 हज़ार लोग मारे गए थे। ठीक है, बट रिपोर्ट में क्या बताया गया कि 700 800 या 1000 लोग मारे गए, जो कि बिल्कुल गलत रिपोर्ट थी। ठीक है, काफ़ी वैसे नुकसान हुआ था यहाँ पे लोगों का। ठीक है, बट आप ये कमीशन याद रखेंगे, ये कौन सा कमीशन है? हंटर कमीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वारली पेंटिंग इज अ स्टाइल ऑफ ट्राइबल आर्ट क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ वारली ट्राइब ऑफ डैश। अब देखो, वारली पेंटिंग है, इसको बनाया जाता है वारली ट्राइब के द्वारा। तो ये कहाँ से फेमस हो जाएगा? तो ये जो वारली पेंटिंग है ना, ये है हमारा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। और महाराष्ट्र की जो वारली ट्राइब है ना, वो इस पेंटिंग को बनाती है, वारली पेंटिंग को। ठीक है, तो याद रखेंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो हमारा प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है, हमारे प्रस्तावना में ये 2 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया था? तो इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। अच्छा, कब हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन? तो ये होता 1976 में। ठीक है, याद कैसे रखें? इजी याद रखना। यहाँ पे देखो 4 है एंड 2 है, 4 एंड 2 प्लस ये 6 होता है ना, इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो आप याद रखेंगे। मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की। देखो, ये वाला तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, और एक हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब हुआ था? 1978 में। इसको भी याद रखना इजी है। ये 4 + 4 कितना होता है? 8 होता है, तो इसके लास्ट में 8 आ रहा है। और यहाँ 4 + 2 कितना होता है? 6 हो रहा है, तो ये 1976 में हुआ था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे हाईएस्ट सोर्स कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा लेमन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है मैं ये भी बता दूं, ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा डिसीज होता है? तो ये होता है हमारा स्कर्वी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया फॉर द ईयर 2023। अब देखो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, बहुत सारे बच्चे दिल्ली देने वाले हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको पहले से बता दूं, आपके बोलने से पहले मैं बता दूं कि इसका आंसर ये दिल्ली गलत है। अब देखो, इसका जो आंसर है सही वो क्या है? तो वो है बर्नीहाट। ठीक है, अब बर्नीहाट क्यों करेक्ट है? तो देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसका जो आंसर था बर्नीहाट था। अब इसके बाद में कुछ एडिशनल आपको बताती हूँ, जिससे कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। देखो, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की बात होगी, स्टेट, और एक याद रखेंगे सिटी। तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की बात होगी तो वो ये है बांग्लादेश। मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट की बात होगी तो ये होगी दिल्ली। ठीक है, और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात होगी तो ये होगा हमारा यही बर्नीहाट। ठीक है, अब देखो एडिशनल में क्या याद रखना,
कंट्री में मोस्ट पॉल्यूटेड है हमारा ये बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बाद किसका नंबर है, तो ये है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाद किसका नंबर है, तो ये आता है इंडिया का नंबर। तो देखो पॉल्यूशन की कैटेगरी में ना इंडिया तीसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कैटेगरी याद रखेंगे आप, ये इंडिया का जो कंट्री के लेवल पे इंडिया तीसरे नंबर पे आ रहा है। और अगर स्टेट की बात करूँ तो हालांकि देखो दिल्ली को पूरा स्टेट नहीं मानेंगे, बट आप इसको याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जहाँ पॉल्यूटेड स्टेट है ये दिल्ली का, ये है दिल्ली। आपने देखा होगा दिल्ली में अक्सर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। आप जैसे दिल्ली में बाहर भी निकलते हैं तो आपको ऐसा लगेगा फॉग है, बट वो फॉग नहीं होता, वो एक तरह से पॉल्यूशन होता है। और आपको क्लियरली मतलब आप बाहर निकलते हैं ना तो आपको चीज़ें कई बार क्लियरली नहीं दिखती, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो स्टेट में आप दिल्ली याद रखेंगे। सिटी में याद रखेंगे बर्नीहाट। बर्नीहाट ये है कहाँ पर, तो ये है मेघालय में, ठीक है। अब देखो बर्नीहाट के बाद कौन सा सिटी है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो ये है बिहार का बेगूसराय, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ या मैं पूरा लिख दूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे देखो सिटी की बात हो रही है ना, तो मैं सिटी वाला ही लिख देती हूँ। सिटी में देखो मेघालय का हो जाएगा बर्नीहाट, उसके बाद आ जाता है बिहार। बिहार का क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा ये हमारा बेगूसराय, बेगूसराय, ठीक है। और बिहार के बाद आता है यूपी का ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये याद रखेंगे। तो ये सारे याद रखेंगे जितने भी मैंने आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। देखो आपने पहले कंट्री के अकॉर्डिंग याद रख लिया पॉल्यूशन में, फिर आपने स्टेट के अकॉर्डिंग याद रख लिया, फिर आपने उसको सिटी के अकॉर्डिंग भी याद रख लिया। तो ये सारे याद रखेंगे। एग्जामिनर आपको किस तरह से घुमा के क्वेश्चन देगा आप ये नहीं जानते हैं, तो ये सारे ही याद रख के याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेमस इंडियन ओडिसी डांसर रिसीव द पद्म विभूषण इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2000। देखो 2000 में एक ओडिसी डांसर है जिनको कि पद्म विभूषण मिला था। कौन है ये, तो देखो एक ही है, ये है केलुचरण मोहपात्रा। ओडिसी डांसर है और केलुचरण मोहपात्रा हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिख गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेंसी ऑफ क्यूबा। क्यूबा की करेंसी क्या है, तो क्यूबा की करेंसी है पेसो। अच्छा क्यूबा की कैपिटल क्या है फिर, तो इसकी जो कैपिटल है वो है हवाना, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा क्यूबा ये है कहाँ, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं ना तो अमेरिका के जस्ट नीचे एक छोटी सी कंट्री है, यही है क्यूबा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखो ट्राई के जो चेयरमैन हैं वो कौन बन गए हैं अभी, तो ये बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट वाला सवाल हो जाएगा ना ये हमारा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अनिल कुमार लाहोटी, आप इमेज में देख सकते हैं, इनको याद रखने में ईजी होगा, बाकी ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुड्स डिस्पैच सेंट बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1854 वॉज रिलेटेड टू डैश। अब देखो वुड्स डिस्पैच की बात हो रही है, ये किससे रिलेटेड था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वुड्स डिस्पैच था ये हमारा रिलेटेड था एजुकेशन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो वुड्स डिस्पैच है ना, तो ये जो वुड्स डिस्पैच है ना, इसको लाया गया था चार्ल्स वुड के द्वारा। चार्ल्स वुड कब लाया गया था, 1854 में, और इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है वुड्स डिस्पैच, ठीक है। आप ये नहीं सोचेंगे कि कुछ लकड़ी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, इनके नाम पर इसको लाया गया था वुड्स डिस्पैच को। अब देखो ये है क्या, अगर जैसे आप देखते हैं ना कि आजकल इंडिया में जो इंग्लिश एजुकेशन है उसका बहुत ज़्यादा चलन हो गया, मतलब इंग्लिश पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर आप कहीं पे बाहर जॉब करने जाते हैं तो इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। वो ये नहीं देखते हैं कि आपको और कितनी चीज़ें आती है, बस वो ये पूछते हैं कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। तो ये चीज़ें कहाँ से चलती आई है, तो ये चीज़ें यहीं से चलती आई है, 1854 के वुड्स डिस्पैच से चलती आई है, ठीक है। अब देखो एक लाइन और याद रखेंगे कि ना इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को, मैग्ना कार्टा,
इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को, क्योंकि इसी वुड्स डिस्पैच की वजह से आज जो हम इंग्लिश में एजुकेशन ले रहे हैं या फिर अभी जो आप इंग्लिश में कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी वजह से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखो इसमें ना कुछ बातें भी कही गई थी वुड्स डिस्पैच में, हालांकि थोड़ा सा बेसिक है, मैं बता देती हूँ कि एक तो देखो प्राइमरी लेवल पे बात हुई थी, हालांकि काफ़ी लेवल पे बात हुई थी, मैं बस आपको थोड़ा ही बता रही हूँ। प्राइमरी लेवल पे बात हुई थी कि जो भी बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो उनके स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, यानी कि जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइमरी एजुकेशन के बाद आता है हायर एजुकेशन। तो वुड्स डिस्पैच में बताया गया था कि जो हायर एजुकेशन होना चाहिए ना, वो सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए। क्यों? ताकि बच्चे की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बन सके और वो भारत के बाहर भी जाके काम कर सके, ठीक है। तो याद रखेंगे प्राइमरी लेवल पे तो ये बात की गई थी कि जो लोकल लैंग्वेज वहीं की लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और हायर एजुकेशन में बात की गई थी कि जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही होना चाहिए। और इसमें ना वुमेंस एजुकेशन पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया था, ठीक है। बट अगर आज की कंडीशन हम देखते हैं तो आपने देखा होगा बच्चों को प्राइमरी स्कूल से ही बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे बढ़ावा दिया जाता है, उनको हर चीज़ इंग्लिश में सिखाई जाती है। तो ये तब से चलता हुआ अब ये मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना, हम देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें चेंज होती जा रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही याद रखेंगे कि जो वुड्स डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड था, और बेसिकली जो वुड्स डिस्पैच में बात हुई थी वो हुई थी इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इतना याद रखेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द विच ऑफ द एस्पेक्ट। देखो 10th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाएगा हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से। क्या है ये एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ये होता है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून, ये याद रखेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कलर ऑफ द लाइट फ्रॉम विवग्योर हैज मिनिमम वेवलेंथ। देखो विवग्योर में सबसे कम वेवलेंथ किस कलर की होती है? तो ये होती है वॉयलेट की, ठीक है। अब देखो विवग्योर ये होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपने अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप यहाँ से समझिए। विवग्योर, ये देखो यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा। देखो विवग्योर में क्या होता है, ये होता है हमारा वॉयलेट कलर, ये होता है हमारा इंडिगो जिसको हम बोलते हैं ना आसमानी कलर, उसके बाद होता है ब्लू कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ठीक है। ये सारे कलर्स होते हैं। अब देखो आपने देखा होगा जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनके कलर हमेशा कुछ इस तरह से होते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, और कोई कलर नहीं होता है उसमें, ठीक है। अब देखो जो विवग्योर है ना, विवग्योर में जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ना वी, इसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम है। कितनी है ये? 380 से 450 के बीच में। अब ये वेवलेंथ क्या है मैं आपको ये भी समझाती हूँ। उसके बाद रेड कलर सबसे लास्ट में आ रहा है, इसकी जो वेवलेंथ है कितनी है? 620 से 750 के बीच में, लगभग बता रही हूँ। इससे कई बार ज़्यादा भी आपको देखने को मिलेगा, कम भी मिलेगा। अब देखो वेवलेंथ का मतलब है कि जिस कलर का जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा ना, हम उस कलर को ईजिली देख पाएंगे। ईजिली देख पाने का मतलब है दूर से भी हम उस कलर को देख पाएंगे, और जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा तो उसको हम दूर से ईजिली नहीं देख पाएंगे। आपने देखा होगा ना, जैसे ट्रैफिक लाइट्स होती है उसका कलर रेड ही क्यों होता है? रेड, ग्रीन, येलो। आप देखो विवग्योर में सबसे लास्ट में यही कलर आ रहा है, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है, और ग्रीन भी है हालांकि। तो आपने देखा होगा कि यही कलर हमें क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो इसकी वेवलेंथ है, इसको जो हम दूर से काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं इस कलर को, ठीक है। तो इस रीज़न से इसका जो कलर होता है इसको ये रखा गया, इसकी वेवलेंथ की वजह से। अच्छा आपने एक चीज़ और भी तो देखा होगा, जब कभी ट्रेन आती है तो कहा जाता है हमें, मतलब अगर कुछ दिक्कत हो तो हम कहा जाता है कि हमें रेड कलर का कपड़ा लेकर खड़े हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, यानी कि ड्राइवर दूर से भी पहचान जाएगा कि हाँ रेड कलर का कपड़ा लेके कोई खड़ा है, ठीक है। तो ये होता है इसकी वेवलेंथ, और किस लिए किसी चीज़ में इस कलर को यूज़ किया जाता है ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा एक एडिशनल आप ये भी तो याद रखें, आपने देखा होगा जैसे मैंने यहाँ पे विवग्योर की बात की है ना, आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष यानी कि रेनबो में भी जो टोटल होते हैं ना 7 कलर होता है। विवग्योर का मतलब ही सीधा सीधा मैं बताऊँ तो रेनबो के बारे में बात हो रही है, क्योंकि रेनबो में 7 कलर होते हैं, और विवग्योर ये भी 7 कलर के बारे में ही बताता है। और जो विवग्योर है ना, ये सारे कलर होते हैं रेनबो में, ठीक है। तो ये एडिशनल में याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रोट अ बुक नेम्ड किताब उल हिंद।
किताब उल हिंद ये बुक जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा गया अल बिरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कौन सी भाषा में लिखा गया है वैसे, ये जो बुक है किताब उल हिंद इसको लिखा गया अरबी भाषा में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर आर्टिकल 148 द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कि बेसिकली हम कहते हैं कैग, तो कैग के बारे में बता रहा है कि कैग को आर्टिकल 148 है जिसमें बताया गया कि कैग के अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो इनको अपॉइंट कौन करता है, तो देखो बहुत सारी जो ऐसे पोस्ट है उस पर कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो देखो हमें उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताना है जिसका यूज हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, अच्छा वॉशिंग सोडा, इसको धावन सोडा भी तो बोलते हैं, धावन सोडा। और इससे भी इम्पोर्टेंट एक नाम और, वो क्या याद रखिए कि इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नहीं पता तो गूगल करके बता दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रास इज एन एलॉय मेड ऑफ व्हाट। देखो ब्रास होता क्या है, ये पीतल होता है। तो जो पीतल होता है वो किससे बना होता है, तो पीतल जो बना होता है वो कॉपर एंड जिंक से बना होता है। कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, हमें कॉपर एंड जिंक हमें सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद द बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से कौन एसोसिएटेड है, अर्चना कामत, लवलीना बोरगोहेन। देखो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएगी। अच्छा कौन से स्टेट से बिलोंग करती है लवलीना बोरगोहेन, ये आसाम से। ठीक है, देखो प्लेयर का स्पोर्ट पूछा जाता है कि कौन से खेल से संबंधित है और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कुछ ये चीज़ें पूछी जाती है, और कौन सा मेडल इन्होंने हाल फिलहाल में जीता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एक स्पोर्ट्समैन से पूछी जाती है, स्पोर्ट पर्सन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो गई है। कैसा लग रहा है आपको पढ़ के, अच्छा लग रहा है तो एटलीस्ट इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कुछ दोस्त है जो आपके गवर्नमेंट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको ये चैनल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।